आपको पता है कि आज जो है हमारी एपिग्राफी की फर्स्ट लेक्चर होने वाली थी। तो एपिग्राफी में हमें कुछ प्रमुख चीजों को याद रखना है। जैसे आपको पढ़ने क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले तो सोर्स। अच्छा, इस सोर्स से पहले हम जो है इस समय की एंसेंट पीरियड की स्क्रिप्ट्स पढ़ेंगे। स्क्रिप्ट्स में हम जनरली अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें दो के बारे में ज्यादा ध्यान देना है, दो के बारे में पढ़ना है। एक है ब्राह्मी और एक है खरोष्ठी। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखना है। तो इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है कि ये कैसे डेवलप हो रहा, इसके पीछे के तर्क कौन कौन से हैं, कौन कौन से तर्क आ रहे हैं। जैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए हैं, तो उस तर्क को जो है हमें पढ़ना है कि आखिरकार ये कौन कौन से विद्वान है और कौन कौन से तर्क दे रहे हैं कि ये जो लिपि है ये कैसे डेवलप हो रही है। आखिरकार इन्हीं लिपि का प्रयोग जो है अशोक अपने अभिलेखों में क्यों कर रहा है, तो इसे हम देखेंगे। दूसरा, ये जो एपिग्राफी होती है यह इंडियन हिस्ट्री में एक सोर्सेज के रूप में कैसे वर्क करता है, तो एक हम ये देखेंगे। इसके बाद प्री मौर्यन स्क्रिप्ट्स जो भी हैं और प्री मौर्यन एपिग्राफी जो भी है वो सबको हम देखेंगे। उसके बाद ये सिलेबस में बता रहा हूं आपको। उसके बाद मौर्य और सुंगचेदी, फिर सातवाहन, शक, इंडोग्रेक्स, कुषाण, गुप्ता और लेटर गुप्ता। अब लेटर गुप्ता पीरियड में अर्ली मिडिवल एज तक जो भी इंस्क्रिप्शंस होंगे उन सभी का अध्ययन हम करेंगे। अब चूंकि दे दिया जाता है कि ये जो है 15-20 भैया इसका आप स्टडी कर लो, लेकिन अब अगर आप सवाल देखते हो ना तो सवाल क्या होते हैं कि उससे हटकर आते हैं, उस 15-20 से भी ना ऊपर की ओर चले जाते हैं सवाल। अब यहाँ पर जो है आपको पहले यह समझना है कि क्वेश्चंस जो होते हैं वह कौन कौन से पक्ष से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपको ध्यान क्या देना है एपिग्राफी में, तो एक तो शासक, ठीक है, तो एक शासक, उसके बाद उसके लेखक कौन है यानी कि उत्कीर्णकर्ता जिसको हम कहते हैं, उसके बाद उसका काल यानी कि समय। तो ये तीन महत्वपूर्ण हो गए। उसके बाद एक स्थान, ठीक है, स्थान। अब इसके बाद एक जो आता है इसमें भाषा, दूसरा लिपि। ठीक है, तो भाषा और लिपि। अच्छा, इसमें राइटिंग सही नहीं बैठ रही आ रही होगी क्योंकि कारण यह है कि ये ग्राफिक टाइप से वर्क हो रहा है, तो इसमें कभी कभार क्या है ना कि राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ पाती है, तो वो महंगा वाला मुझे लेना पड़ेगा, तो मैं ले लूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होना। तो एक भाषा और एक जो है लिपि। तो आई होप कि आप इतना समझ पाए। अब जो है यहां से कुछ प्रमुख बिंदु, जैसे उस अभिलेख में प्रमुख तथ्य क्या है, ठीक है, उसके बाद खोजा किसने उसे। अभी जो हाल फिलहाल है, अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ प्रमुख शब्द जो है ना ये पूछ लिए जाते हैं। जैसे अष्टभाग्य अशोक के कौन से अभिलेख में है, तो रुमबंदे के अभिलेख में है ना। तो इस तरीके से वर्ड्स को भी लेकर के, फिर देवानाम प्रियदर्शी या अशोक के नाम किस अभिलेख में, तो ऐसे जीरो का शब्द कहाँ है, कायस्थ शब्द का उल्लेख कहाँ है, तो प्रमुख शब्द को लेकर के पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद एक और चीज जो है आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि किस अभिलेख में कितनी लाइनें दी गई हैं, कितने लाइनें हैं, मतलब कि अशोक के अभिलेख है तो कितने लाइन में लिखे गए हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो है ना, अच्छा इसका हम एक डाटा बनाएंगे, टेबल वर्क कर लेंगे इन सभी का, ताकि वो शॉर्ट में रहे, 2 से 3 पेज में आ जाए और सबका सब हमें याद हो जाए। अब चूंकि एपिग्राफी के नोट्स जो है एज ए डेमो डाला गया एप्लीकेशन पर, तो आप चाहे तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो एक तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कितने लाइनों में उनको लिखा गया है। उसके बाद अगर उसको पढ़ा है किसी ने तो किसने पढ़ा है, साथ ही साथ उसे किस पुस्तक में संकलित किया गया है। जैसे एपिग्राफी इंडिका में जो है वो कब संकलन हुआ है और उसके जो है संकलन कितने पार्ट में है, तो इन सबको जो है हमें देखने होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब है यहाँ देखो,
चूंकि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से अभिलेख का काफी महत्व माना जाता है। ठीक है, अच्छा ये टाइपिंग करने वाले ने सही से टाइप नहीं किया जाता है तो माना जाता है। और जनरली इससे क्या होता है कि शासक के राजनैतिक पक्ष, उसकी क्या राजनैतिक सोच है, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कलात्मक दृष्टिकोण, इन सभी के बारे में पता चलता है। अब अगर हम अशोक के अभिलेख को रख लें तो उसमें क्या पता चलता है कि अशोक ने जो है जहां तहां पर जनरली कुएं बनवाए हैं, तालाब बनवाए हैं, अस्पताल बनवाए हैं, यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण से वो वर्क कर रहा है। उसके प्रशासनिक आप दृष्टिकोण को देख लो तो वो जो है रज्जुकों को, महामात्रों को नियुक्त करवा रहा है, ये भी अभिलेख से पता चल रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण में देखो तो वो लिख रहा है कि अपने धर्म के जनरली बखान ना करे और दूसरे धर्म की बुराइयां भी ना करें, सभी धर्म को प्रति एक नीति रख रहा है वो। तो ये सारी चीजें जो है यह पता चलती है। अब यहां पर क्या समझना है कि जो अभिलेख बनाया जा रहा है वो आखिरकार किस चीज से बनाया जा रहा है। तो या तो पत्थर से होंगे, प्रस्तर के होंगे, अब या तो एक पिलर बनवा करके और फिर उस पर कुछ लिखवाए, साथ ही साथ मिट्टी से भी बन सकते हैं, मिट्टी की भी मूर्तियां बना करके, अब मिट्टी के जो है कुछ एक प्लेट बनवा करके उस पर लिख करके फिर उसको पकाया गया और ये सब प्राप्त होते हैं। अब अभिलेख का मतलब ये नहीं कि जो पिलर हमें सिर्फ मिल गया, ये भ्रम नहीं रखना है कि अभिलेख का अर्थ सिर्फ और सिर्फ यह हो गया कि जो हमें पिलर के रूप में अशोक के मिल गए हैं भैया वही अभिलेख है, नहीं, ये फिर अगर आप सोचते तो ये गलत है। जो हमें मुहर के रूप में मिल रहा है ना उसमें भी तो अभिलेख, उसको भी हम अभिलेख के अंतर्गत रखते हैं, तो उसे भी तो हमें पढ़ना है ना, उसकी भी हमें स्टडी करनी है और वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ धातु के भी प्रयोग जनरली किए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब समुद्रगुप्त को जानने के लिए अगर हम देखें तो सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, तो प्रयाग प्रशस्ति। अगर हमें अशोक का इतिहास देखना हो पूरा का पूरा तो जितने रिसोर्स उसके लिए साहित्यिक है उतने ही महत्वपूर्ण उसके द्वारा लिखवाए गए अभिलेख है। तो अभिलेख जो है ना ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भारतीय इतिहास के लेखन में, पुरातत्व में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं ये लोग। ठीक है, अब यहां पर जो है अभिलेखों के प्रकार अगर हम देखें तो अभिलेखों में धर्मलेख होता है। अब आप देखो आजीवक संप्रदाय के लिए जो गुहा बनवा करके उसने लेख लिखवाए अशोक ने, तो वो तो धर्मलेख हो गया ना। उसके बाद प्रशासनिक, अशोक का ही लेख है प्रशासनिक। उसके बाद प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का प्रशस्ति, समर्पण, स्मृति, साहित्यिक, दान, व्यापारिक, अलग अलग कैटेगरी में हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये सभी जो है कैटेगराइज है और ये सभी कैटेगरी में हम इनको रख सकते हैं कि ये सभी अभिलेख है प्रमुख रूप से, तो ये ध्यान रखना है। तो अभिलेख के जो है प्रकार में ये सभी प्रकार होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसके बाद यहां से जो है फिर से एक बार आप देखो तो अशोक के पहले के अभिलेख, फिर अशोक के अभिलेख, सुंग, चेदी, सातवाहन, शक, क्षत्रप, भारतीय यवन। ठीक है, तो सातवाहन, शक, क्षत्रप, भारतीय यवन, कुषाणकालीन, गुप्त अभिलेख, उत्तर गुप्त। गुप्त अभिलेख और उत्तर गुप्त के साथ साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गुप्त सामंतों के भी लेख है और गुप्त के समसामयिक जो नरेश होंगे ना, जो शासक, उनके दक्षिण भारत के प्रमुख अभिलेख और गुप्तों के पश्चात ये कुल मिलाकर के अपने टॉपिक होंगे जो हमें अध्ययन करने हैं अभिलेखों में। आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए। तो ये कुल टॉपिक जो है ना हमें पढ़ने होंगे अभिलेखों में कि ये भैया ये टॉपिक है अपना और इन्हीं पर हम जनरली ज्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो रहेगा उसको हम ऐड करेंगे। अब जैसे कुछ एपिग्राफी से संबंधित जो पुस्तक होंगे उसको हम लोग देखेंगे, उन पुस्तकों का जो राइटर है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो है प्रमुख बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी होगी। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए। अब देखो, अब चूंकि अशोक से पूर्व के अभिलेख की अगर हम बात करें तो एक मिलता है हमें बोगाजकोई से। बोगाजकोई एशिया माइनर या मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वहां से, और उसकी तिथि लगभग 1400 ईस्वी पूर्व जाती है। और वहां पर इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त, इन चारों ऋग्वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है यहां पर बोगाजकोई अभिलेख
बुगाज कोई अभिलेख है और इसका स्थान कहाँ है? तो मध्य एशिया 1400 ईस्वी पूर्व। अब यहां पर क्या है प्रमुख तथ्य? तो इस लेख में वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इन सभी के नाम आते हैं। ठीक है, अब यहां से कुछ आपसे एक्स्ट्रा पूछेगा ही नहीं इस अभिलेख से। तो इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट यही आता है ना कि पिपरावा बौद्ध हस्ती कलश लेख है, सोहगौरत ताम्रपत्र है, महास्थान खंडित पुरस्तर पट्टिका है। तो ये जो अभिलेख है ये है अशोक से पूर्व। तो मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि अशोक से पूर्व भी हमें 3 जो अभिलेख है उनके बारे में पढ़ना है प्रमुख रूप से। हालांकि अब यहां पर कुछ प्रमुख चीजों पर आपको ध्यान रखने हैं, जैसे क्या हमारे यहाँ जो लेख है या प्राचीनतम अभिलेख वो अशोक से पूर्व ही शुरू हो रहा है या अशोक के लेख है जैसा कि सब बोलते हैं? नहीं, हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरों पर लेख मिली है उसे भी तो हम अभिलेख की कैटेगरी में रखते हैं ना, मुहर लेख है। अब लेख का अर्थ यही, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लेख का अर्थ ये नहीं कि पिलर लगवा दिया और उस पर लिखवा दिया, ऐसा नहीं है। हमारे लेख का मतलब होता है क्या कि जनरली जो मुहरों पर लिखे गए हों उसे भी हम लेख कहते हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि है, अब भाषा कौन सी थी ये तो किसी को नहीं पता। अब उसकी भाषा के बारे में तो कोई कुछ नहीं कहते, लेकिन उसकी लिपि के बारे में हम जनरली चर्चा करते हैं। तो लिपि को हम कहते हैं बुस्ट्रोफेंडोम या भाव चित्रात्मक। अब उसके जो लिपि है, आप हड़प्पा लिपि को देखोगे तो इस तरीके से लिपि जो है उसके लिखे गए हैं। अब ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा ये कोई पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ के जो लिपि थी वो है भाव चित्रात्मक लिपि या भाव चित्राक्षर लिपि, जो भी हम कहना चाहें वो हम कह सकते हैं बुस्ट्रोफेंडोम। अब इसको लिखने का तरीका था कि राइट टू लेफ्ट लिखते थे ये लोग। ठीक है, वो लिखावट के आधार पर पता चलता है, क्योंकि अगर आप जिस साइड से लिखना प्रारंभ करते हैं, जैसे आप लेफ्ट टू अगर राइट की ओर लिखते हैं ना, तो आप लेफ्ट में सबसे पहले ज्यादा गहरा लिखते हैं और राइट की ओर जाने पर वो पतला होता है लिखावट। तो ये जो है पता चलता है यहाँ पर। अब यहीं पर जो है हमें समझना है कि अशोक से पूर्व के जो लेख है तो वो पिपरावा बौद्ध हस्ती कलश है। तो ये आखिरकार कहां से मिला? तो उत्तर प्रदेश से। अब स्थान आपको ध्यान में रखना है, और भाषा कौन सी है? तो प्राकृत। और लिपि कौन सी है? तो प्राक मौर्य ब्राह्मी। अब प्राक मौर्य ब्राह्मी यानी कि ब्राह्मी लिपि में, अब इन सब पर हम चर्चा करेंगे जो लिपि वाले हमारे जो लेक्चर होंगे ना, क्लासेज होंगे उसमें। अब यहां पर जो है आप देखोगे तो प्राक मौर्य ब्राह्मी कहने का अर्थ है कि मौर्य के समय में जो ब्राह्मी लिपि थी उससे पहले। आज की जो हम देवनागरी लिपि देख रहे हैं, तो क्या ये देवनागरी लिपि शुरुआत से ऐसी थी? तो नहीं, शुरुआत से ऐसी लिपि नहीं थी ना, ये धीरे धीरे करके डेवलप हुई है ना। तो प्राक मौर्य ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है 5वीं सदी ईस्वी पूर्व और बुद्ध के मृत्यु के ठीक पश्चात। और विषय है बुद्ध के बारे में। और इस पर जो है एक वर्ड यहां पर अब ध्यान देना है, सलील निधने। अब इस वर्ड को जो है आपको ध्यान रखना है कि सलील निधने शब्द जो है किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो पिपरावा बौद्ध अस्थि कलश अभिलेख से प्राप्त होता है। और इस अस्थि कलश के गर्दन पर चूंकि यह लेख उत्कीर्ण है। अब ये नहीं पूछेगा कि उस अस्थि कलश के कौन से पार्ट में लेख है, नहीं, उसके गर्दन पर लेख है तो है भाई, सलील निधने लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। वो मिर्जापुर देखे हो ना, मिर्जापुर में कैसे बोलते हैं कालीन भैया, है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो अस्थि कलश है वो महत्वपूर्ण नहीं है, अस्थि कलश गर्दन पर लिखा वो महत्वपूर्ण नहीं, सलील निधने नामक शब्द जो लिखा है ना ये महत्वपूर्ण है, और इसका अर्थ है शरीर का निधान।
ठीक है, शरीर का निधान। इसके बाद एक और लेख जो है यह है सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। अब सोहगौरा उत्तर प्रदेश से यह प्राप्त हुआ है और प्राकृत भाषा में आदि ब्राह्मी लिपि। यहां पर आपको ध्यान देना है कि इसमें 2 कोष्ठागार की स्थापना। अब एक चीज बताओ कि कोष्ठागार जो बनाया गया है अनाज से संबंधित है, तो अनाज से संबंधित ही कोष्ठागार बनाए जाएंगे। तो यहां पर जो है अधिशेष उत्पादन हो रहा होगा। उस समय लोग अपने निर्वाह से ज्यादा उत्पाद कर ले रहे होंगे, तभी तो कोष्ठागार बनवाए गए है ना। अब आपातकाल में उसका प्रयोग हो, इसी के लिए कोष्ठागार बनवाया गया ताकि उसमें संरक्षित करके रखा जा सके अनाजों को। तो यहां पर जो है इससे सवाल ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है वह आपातकाल के बारे में बतलाता है या आपातकाल में कोष्ठागारों की चर्चा कर रहा है या कोष्ठागारों की स्थापना को लेकर के लिखा गया था। तो वह सोहगौरा गोरखपुर का उत्तर प्रदेश अभिलेख। अब ये ध्यान रखना है। इसके पश्चात है महास्थान खंडित प्रस्तर पट्टिका अभिलेख। अब महास्थान ये बोगरा पूर्वी पाकिस्तान में मिला है। अब यहां पर चीज को ध्यान में रखनी है, अशोक से पूर्व के जो अभिलेख है, एक है बोगाज को मध्य एशिया में, दूसरा और तीसरा, यानी कि यहां पर आप देखो एक सोहगौरा और एक पिपरावा, ये दोनों यूपी में, जबकि एक महास्थान है वो पाकिस्तान में। प्रस्तर पट्टिका पत्थरों की एक पट्टिका है उसी पर, और खंडित है तो इसलिए खंडित प्रस्तर पट्टिका ऐसे लिखते हैं। अब यहां पर भी आप देखो तो कोष्ठागारों के बारे में है चर्चा। तो यहां भी कोष्ठागार क्यों बनाया गया है? आपातकाल में प्रयोग के लिए ही बनाए गए होंगे। इसकी भी भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा प्राकृत, और लिपि जो है वो है ब्राह्मी। ठीक है, लगभग 300 ईस्वी पूर्व की यह लेख है। अब यह जो है विषय षड्वर्गीय क्षेत्र के लिए अन्न भेजने, अत्यायियों को कोष्ठागारों में अन्न तथा धन संचय को लेकर के। अब यह भी जो अभिलेख है यह कोष्ठागारों की ही चर्चा कर रहा है। तो ये जो है ध्यान में रखना है कि ऐसे अभिलेख लिखित रखे गए हैं। ठीक है, और इसके पश्चात डायरेक्ट हम इंटर कर जाते हैं अशोक के अभिलेख में। अब अशोक के जो अभिलेख है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अध्ययन के दृष्टिकोण से, सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो चतुर्दश शिलालेख सबसे पहले, उसके बाद लघु शिलालेख, फिर गुहालेख, लघु स्तंभ और सप्त स्तंभ, और इन्हीं पर जो है हमें विशेष रूप से चर्चा करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।